नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण शब्द निर्माण। पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में वर्णों, ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों के बारे में पूरे विस्तार से बता दिया था। अब जो भाषा की अगली कड़ी आती है यानी शब्द की, कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? शब्द मानी जाती है, जो कि एक सार्थक समूह होता है। तो देख लेते हैं शब्द क्या है। शब्द अक्षरों या वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यह एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है। अब जैसे वे कहाँ जा रहे हैं, ये एक वाक्य है। इसमें हम देख सकते हैं कि 4 शब्द दिए गए हैं। कितने? 4-5 शब्द दिए गए हैं। या वह कहाँ जाते हैं, जा रहे हैं नहीं, वे कहाँ जाते हैं। वे कहाँ जाते हैं। तो हम देखेंगे इसमें 4 अक्षर हैं, 4 शब्द हैं। अक्षर नहीं, 4 शब्द हैं। 1 2 3 4। इसमें क्या है? 4 शब्द हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे ये जो 4 शब्द बने हैं वो कैसे बने हैं। यानी अब हम बात कर लेते हैं यह क्या है? अक्षरों का योग है। तो वे जो शब्द बना, वे शब्द किन 2 अक्षरों से बना? एक तो वा व्यंजन से बना और ए स्वर से बना। यानी जब व्यंजन और स्वर मिल जाते हैं तो क्या बनता है? अक्षर बनता है। क्या बनता है? अक्षर बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक अक्षर के रूप में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ ये अक्षर से अगली कड़ी है। यानी ये क्या है? यहाँ एक शब्द है। क्या है ये? एक शब्द है, क्योंकि इसमें व्यंजन है और एक व्यंजन है और एक स्वर है। ठीक है, तो वर्ड 2 हैं। वर्ड कितने हैं? 2 हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। दूसरा है कहाँ। कहाँ में हम देखेंगे का व्यंजन, अ स्वर, हा व्यंजन, आ स्वर। ठीक है, कहाँ आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो तो कहाँ जो शब्द लिखा है इसमें 4 वर्णों का योग, 4-5 वर्णों का योग है। जैसे क, आ, ह, आ, यानी क, हाँ। इसी तरह जाते शब्द को हम देख लेते हैं। ज यानी हलंत लगा है, यानी आधा जा है ये। ज, आ, त, ए, यानी कि जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शब्द जो कैसे बन रहे हैं वो वर्णों और अक्षरों के योग से बन रहे हैं। तो आपने ये सब देख लिया होगा कि अक्षर और वर्णों के सार्थक योग को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अब हम बात करेंगे शब्दों के भेद की। बात कर लेते हैं शब्द के भेद की। तो पहला जो शब्द का अगर हम सामान्य तौर पर शब्द के भेद की बात करें तो शब्द का जो भेद है, सामान्य भेद तो हम सभी जानते हैं कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो, और दूसरा है निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। यानी जिसका अर्थ होता है जैसे घर, नगर, आप, तुम, मैं इत्यादि, है ना। इसी तरह निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन शब्दों के साथ वो अक्सर लग जाते हैं, जैसे धम, फटाफट, यानी किसी भी चीज़ की आवाज़ के लिए जो शब्द निर्धारित करते हैं वो निरर्थक शब्दों में आते हैं। इसके अलावा सार्थक शब्दों के भेद कई आधार पर हैं। यानी कि जो ये भेद किए जाते हैं उनके कई आधार हैं। यानी कि पहला जो आधार हम देखते हैं शब्दों को, शब्दों के प्रकार में कई भेद क्या होते हैं? भेद यानी प्रकार। भेद क्या है? भेद का क्या मतलब है? प्रकार, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रकार है इसके कई आधार हैं, कई बेसिस पर शब्द का जो
डिवाइडेशन है वो कई बेसिस पर है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्दों की उत्पत्ति किस भाषा से निकल रही है या किस आधार पर शब्दों को माना जाता है। उत्पत्ति के आधार पर हम इन्हें 4-5 कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिया जाता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू जैसे के तैसे ले लिए जाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो तत्सम शब्द से रूप परिवर्तन कर कर आते हैं, यानी कि जो शब्द प्रारंभ में संस्कृत में थे, बाद में उनका रूप परिवर्तन हो गया है ना, वो शब्द किस में आते हैं, तद्भव में आते हैं। इसके बाद आते हैं देशज, यानी कि जो क्षेत्रीय इलाकों में ये बोलियों के रूप में जो शब्द होते हैं, गांव देहात में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द वो होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी के शब्द, अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, वो जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं वो जो ले लिए जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। दूसरा जो आधार है वो है बनावट के आधार पर, यानी बनावट के आधार पर क्या है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो हैं कि किसी ज़माने में कोई शब्द इजाद हुआ या प्रसिद्ध हो गया तो वो उसी रूप में आज तक मौजूद हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द है कि दो शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं, यानी दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ये भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन ये किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए होते हैं। हम इनको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स के थ्रू, हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी इनके उदाहरण के सहित हम पूरी तरीके से इसको व्याख्यायित करेंगे। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द हमें देखने को मिलते हैं वो है अविधा, लक्षणा, व्यंजना। जो हमने शब्द शक्ति आपको समझाई थी, ये उसी का एक आधार है। वो क्या है, शब्द के एक आधार है। चौथा है रूपांतर, यानी परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो एक एक करके हम इन सबको समझ लेते हैं कि ये क्या है, कैसे है, ठीक है। तो पहला हम बेसिस ले लेते हैं, पहला आधार ले लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखे तत्सम शब्द, तद्भव, देशज एंड विदेशज। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। उसके उदाहरण आप देख सकते हैं, हस्त, आम्र, अग्नि, मुख। उन्हीं शब्दों को तद्भव भाषा में यानी तद्भव शब्दों में हम इस प्रकार देख सकते हैं, वो शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों में परिवर्तन से आते हैं, जैसे हस्त का हो गया हाथ, आम्र का हो गया आम, अग्नि का हो गया आग, मुख का हो गया मुंह। तो ये जो परिवर्तन से जो शब्द बनते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। अब बात कर लेते हैं देशज शब्द की, यानी कि ऐसे शब्द जो सीमित क्षेत्र में यानी गांव देहात में बोली के जो शब्द होते हैं, वह जो गांव देहात में जो छोटे से इलाके में जो बोली के शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द, यानी देश की शब्द, यानी जो उस देश में, यानी देश का यह मतलब ये है कि एक छोटे से क्षेत्र में जो शब्द बोले जाते हैं, जैसे खटिया, लोटा, आम को कई गांवों में क्या कहा जाता है, अमिया, है ना, और मुंह को कहा जाता है मह। तो इस तरीके से जो गांव देहात के शब्द होते हैं वो कहलाते हैं देशज शब्द। अब बात कर लेते हैं विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्दों से लिए गए शब्द हैं, जैसे डॉक्टर और कॉलेज, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। उसी प्रकार बेगुनाह और जहाँपना ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाती चली जाऊंगी। तो एक हो गया उत्पत्ति के आधार पर, इसी तरह बनावट के आधार पर भी शब्द होते हैं। बनावट के आधार पर जो शब्द हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
बनावट के आधार पर भी हम देख लेते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, अर्थात जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऐसे शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कान, कलम, कमल और घर, ये बहुत सामान्य से शब्द होते हैं जो रूढ़ होते हैं, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, जिनके शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि जो उनके जो अक्षर हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। ये शब्द दो शब्दों या दो से भी अधिक हो सकता है। ये शब्द लगभग दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं विद्यार्थी, इसमें दो शब्द है, यानी कि विद्या धन अर्थी, यानी विद्या को धारण करने वाला। ऐसे ही है छात्रावास, यानी छात्र प्लस आवास, यानी छात्रावास। इसी प्रकार विश्वविद्यालय, विश्व प्लस विद्यालय। पंचवर्षीय, पंच प्लस वर्षीय। तो देख रहे होंगे आप, दो शब्दों के योग को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। इसी के तीसरा जो अर्थ है, तीसरा जो शब्द है उसका प्रकार है योग रूढ़ शब्द, यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते तो हैं, यानी वही यौगिक वाला कॉम्पैक्ट तो है, लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परंतु वे वहाँ अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ बताते हैं। यानी कि दो शब्द का योग है, दोनों अपने अपने अर्थ रखे हुए हैं, दोनों अपने अर्थ रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ वे दोनों अपने अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ के बारे में वो बात करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नीलकंठ, यानी इसमें दो शब्द हैं, नील प्लस कंठ, नीलकंठ, लेकिन हम ये अपना सामान्य अर्थ नहीं दे रहा है। सामान्य अर्थ क्या होगा? नीलाकंठ। सामान्य अर्थ क्या होगा? नीलाकंठ। लेकिन यहाँ सामान्य अर्थ वो नहीं बताता है, वो क्या बताता है? विशेष अर्थ बताता है। विशेष अर्थ क्या होगा? नीलकंठ का, यानी शंकर। इसी तरह एक शब्द है दशानन, यानी इसका अगर हम योग रूप देखें तो 10 प्लस आनंद, यानी अर्थात जिसके आनंद मतलब होता है आंखें या सिर, यानी कि जिसके 10 हैं सिर, यानी जिसके 10 आनंद हैं, वो सामान्य अर्थ है। लेकिन 10 आनंद वो शब्द का जो सामान्य अर्थ होगा ना बताकर किसके संदर्भ में, यानी विशेष अर्थ क्या होगा इसका? रावण होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि बनावट के आधार पर जो शब्द हमारे सामने उपस्थित होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं: अविधा शब्द, लक्षणा शब्द, व्यंजना शब्द। कहने का मतलब ये है कि मैं इसके विषय में आपको शब्द शक्ति के बारे में जब बता रही थी तब भी मैंने आपको समझाया था, तो फिर से एक बार और देख लेते हैं कि अविधा शब्द का क्या मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनका सीधा सीधा अर्थ दे दिया जाता है, यानी कि सीधा सीधा अर्थ बताने वाले शब्द क्या है? अविधा शब्द कहलाते हैं। ज़्यादातर ये रूढ़ शब्द का आधार होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है? रूढ़ शब्द का आधार होता है। जैसे वह घर जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं अर्थ समझने में, है ना। वह यानी सर्वनाम है, घर कर्म है, जाता है एक क्रिया है, तो एक तरीके से पूरा सीधा साधा अर्थ है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही लक्षणा शब्द में क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जिनका अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ बताया जाता है। अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कोई बात नहीं की जाती, इनडायरेक्ट वे में कोई बात की जाती है, और वहाँ इनडायरेक्ट वाले शब्द यूज़ किए जाते हैं। और वो किस आधार पर किए जाते हैं? वो गुण और समानता के आधार पर जो है उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, विकास तो गधा है, यानी कि विकास में थोड़े से ऐसे गुण हैं जो गधे में होते हैं। गधा बहुत सीधा होता है, बहुत जल्दी उसको ढोया जा सकता है, तो उसे बेवकूफ़ का एक अर्थ भी लिया जाता है। तो जो लक्षण, जो गुण एक गधे पशु के होते हैं, वही इस व्यक्ति यानी विकास में है। तो इसीलिए उसको क्या, उसकी समानता, उसके जैसे लक्षण होने की वजह से उसको क्या कहा जाता है? विकास तो गधा है, अर्थात विकास तो बेवकूफ़ है। इसी तरह व्यंजना शब्द, यानी जो गधा शब्द यहाँ पर आया है वो क्या है? यहाँ पर लक्षणा शब्द के रूप में यहाँ पर आया। व्यंजना शब्द, इसका सीधा सीधा वही जो योग रूढ़ का जो आधार है, वही यहाँ व्यंजना शब्द का आधार है। ये
व्यंग रूप में शब्द दिए जाते हैं, यानी कि ऐसे शब्द यानी जो व्यंग के रूप में दिए जाते हैं, जो अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं, यानी व्यंग के रूप से कोई अर्थ बताना हो। अब जैसे पहले क्या होता था, अंग्रेजों को लाल बंदर कहा जाता था, अंग्रेजों को, क्योंकि वो बहुत रेड गोरे होते थे, उनके चेहरे पर लालिमा होती थी, तो इसलिए, लेकिन कोई उन्हें अब अच्छा उदाहरण तो देंगे नहीं, तो उन्हें व्यंग के रूप में क्या कहा जाता था, लाल लंगूर कहा जाता था। तो कहते थे देखो लाल लंगूर चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो शब्द निर्धारित किए जाते हैं व्यंग के रूप में, उन्हें हम कहते हैं व्यंजना शब्द। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब लास्ट का जो है रूपांतर के आधार पर कौन से शब्द है उसकी बात करते हैं। तो अगला हमारा है रूपांतर के आधार पर शब्द। रूपांतर के आधार पर दो प्रकार के शब्द हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है, विकार मतलब विकार करना, यानी विकार का क्या मतलब है, परिवर्तन, है ना। विकार का क्या मतलब है, परिवर्तन होना। किसी शब्द में जब परिवर्तन हो जाता है तो वो कैसे शब्द कहलाते हैं, विकार, यानी उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरी ओर है अविकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा क्या है, किसी का भी नाम है ना, यानी किसी का नाम है, अब वो भाव का भी नाम हो सकता है, किसी द्रव का भी नाम हो सकता है, तो ये इसे परिवर्तन भी किया, इसको परिवर्तित भी किया जा सकता है। इसी तरह सर्वनाम, है ना, जैसे हम सब जानते हैं कि संज्ञा के बदले हुए रूप को या संज्ञा के स्थान पर जो बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। इनको हम संज्ञा के स्थान पर बदल सकते हैं, तो ये क्या हो गए, इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ साथ क्रिया में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसे क्रिया में भी दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और साथ ही साथ क्रिया को हम परिवर्तित कर सकते हैं वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में। इसी प्रकार विशेषण क्या है, किसी का गुण, वो भी परिवर्तित किए जा सकते हैं। लेकिन जो क्या है, जो क्रिया, जो अविकारी शब्द हैं, जैसे क्रिया विशेषण, किसी विशेषण जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बताने वाले होते हैं, वो क्या है, क्रिया विशेषण, है ना। जैसे धीरे धीरे, बहुत, है ना, कम, इनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये सब क्या है, ये क्रिया विशेषण है। इसी तरह संबंध बोधक शब्द जो होते हैं, जैसे और, तथा, है ना, लेकिन, किंतु, परंतु, इनको हम बदल नहीं सकते। समुच्चय का वही संबंध बताने वाला, विस्मय बोधक यानी कि आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द, जैसे आह, ओह इत्यादि जो शब्द होते हैं उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वो किस में आते हैं, अविकारी शब्द में आते हैं। तो देख रहे हैं आप, धीरे धीरे अब हम जब हम व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण को भी हम पढ़ते चले जाएंगे, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जिनको हम एडवर्ब कहते हैं ना, इन सबको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब अविकारी शब्द का रूप है। तो इस तरीके से हम आज देख लेते हैं। तो अगर मैं एक बात को, पूरा चार्ट आपको एक मिनट में बना के दे देती हूँ, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते ही देखते हम आपको एक चार्ट बना देते हैं जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेंगी। तो चलिए बनाते हैं चार्ट। तो हम संक्षेप में अगर बात करें तो शब्द भेद हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसको हमने दो भागों में बांटा था, सार्थक और निरर्थक, है ना। सार्थक को हमने बांटा 4 आधारों पर। पहला था उत्पत्ति, दूसरा था बनावट, तीसरा था अर्थ, तीसरा था अर्थ के आधार पर, चौथा था रूपांतर, है ना।
अब हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो हमने बांटे थे वो थे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसी प्रकार बनावट के आधार पर जो हमने बांटे थे वो थे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर तो वो था आपका आविधा, लक्षणा और व्यंजना। बात कर लेते हैं रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। वहीं अविकारी शब्द जो हैं आपके वो हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि। तो इस तरीके से जो है शब्दों के भेद हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इन चीज़ों को समझने में, चार्ट को समझने में। तो आज का आपका शब्द निर्माण का प्रोसेस भी पूरा हो गया। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? आज को आपको चीज़ें समझ में आई, शब्द कितने प्रकार के हैं, शब्दों के प्रकारों के आधार क्या हैं, है ना? तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। जो भी नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।